तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं रुधिर परिसंचरण की। तो उसके इंट्रोल में हमने बताया था कि किस प्रकार पोषकों के परिवहन के लिए, गैसों का परिवहन एवं अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंगों का समूह पाया जाता है, उसको परिसंचरण कहते हैं। उसी परिसंचरण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। भाई वो कौन कौन से अंग हैं जो उस परिसंचरण तंत्र के समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र, थोड़ा सा देखते हैं वहां से कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये देखो। अब परिसंचरण दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र का काम क्या है, पोषक पदार्थों का, गैसों का और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हों उन सब का परिवहन का काम किसका है, ब्लड का काम है। तो ये सभी में होता है। ठीक है, सभी सजीवों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो कैसा होता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण, खुला परिसंचरण। अब देखिए बंद परिसंचरण क्या होता है। बंद परिसंचरण ये होता है, ये सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। सभी कशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात कशेरुकियों का मतलब कशेरुकी जिनमें सब में मेरुदंड पाया जाता है, वे सभी कशेरुकी प्राणी होते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सभी जंतुओं को कशेरुकी प्राणी कहते हैं और उन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। भाई खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात थोड़ी देर तो क्या होता है, जैसे इनका ब्लड निकलता है हार्ट से, तो थोड़ी देर तो इनका ब्लड क्या होता है, कोशिकाओं में चलता है, अर्थात वाहिनियों में चलता है खुले परिसंचरण में। उसके थोड़ी देर बाद में, थोड़ी ही देर बाद में क्या होता है, वो ब्लड फैल जाता है, उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो ये पाया जाता है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं में। जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का वर्ग के जंतु है उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंद परिसंचरण तंत्र की, कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ, किस किस के माध्यम से, कौन कौन से अंग तंत्रों के माध्यम से होता है, ये सभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो अब बंद परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। बंद परिसंचरण सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कशेरुकियों का मतलब होता है कि जिन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन सभी में क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। अर्थात उन्हीं जीवों को कशेरुकी कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मेरुदंड जिनमें पाया जाता है। उसके बाद में मानव में बंद एवं दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। भाई बंद तो पाया जाता है, लेकिन अब दोहरा क्या होता है, अर्थात पहले ब्लड आएगा कहाँ पे, पहले ऑक्सीजन आएगी फिर ब्लड बाहर जाएगा, अर्थात दो बार चक्कर लगाता है। इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। और इसको हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। इसको हृदय संवहनी तंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितना भी सारा काम होता है वो इसमें मुख्य काम किसका होता है, हृदय का होता है। भाई हृदय का मुख्य काम कैसे होता है, जैसे मान लिया फेफड़ों से ऑक्सीजन आई, ठीक है, कोशिकाओं से ऑक्सीजन लेके धमनियां आई, और वो कहा नहीं सॉरी कोशिकाएं आई हार्ट के पास में, हृदय के पास में, वहां पे ऑक्सीजन को ब्लड में पंप किया जाएगा। पंप करने के बाद में वो रक्त को धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देगा। ठीक है, पूरे शरीर में भेज देगा, फिर वापस क्या आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, वो भी कहाँ आएगा, वो भी हृदय में आएगा, उसको भी अलग निकाला जाएगा। तो ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण अंग कौन सा है परिसंचरण तंत्र में, वो है हृदय। अब देखिए रुधिर परिसंचरण, आगे बात आती है रुधिर परिसंचरण की। भाई हमारे जो परिसंचरण तंत्र है उसमें मुख्य घूम कौन रहा है, चक्कर कौन लगा रहा है, किसको दौड़ा रहे हैं बार बार, तो चल 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 चल, किसको दौड़ा रहे हैं, ब्लड को। जो ब्लड कार्पल्स होते हैं उन्हीं को दौड़ाया जा रहा है। किसको दौड़ा रहे हैं, ब्लड कार्पल्स को, क्योंकि सारा काम कौन करता है, ब्लड कार्पल्स ही करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं होते क्या है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र कहाँ कहाँ पूर्ण होता है, ये किन किन से मिलकर होता है, उनके बारे में देखेंगे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र रुधिर, हृदय और वाहिनियों के द्वारा पूर्ण होता है। कैसे, रुधिर का क्या काम है, भाई रुधिर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। हृदय का क्या काम है, हृदय का ऑक्सीजन पंप करने का काम है, वापस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को वापस भेजना है, वो भी इसी का काम है। वाहिनियां, सब शरीर की सभी कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाना, ये किसका काम है, ये वाहिनियों का काम है। कौन से ब्लड को पहुंचाना, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाना।
जब वहां पे अभिक्रिया होगी, जब वहां पे शोषण होगा कोशिकाओं में, तो वहां पे जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उनको वापस लेकर आना वो भी इन्हीं का काम होता है। वो इसके साथ वो ये वाहिनियों वाहिनियों के द्वारा उसको लाया जाता है, और लेके इसमें जो अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो सेल पाई जाती है रुधिर में, वो उनको लेकर आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर की, कि रुधिर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे रुधिर की, रुधिर होता क्या है। तो देखिए, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त रक्त कैसा होता है, रुधिर बिल्कुल तरल होता है, तरल ही होता है। आपने देखा होगा सबने, रुधिर रुधिर कैसा होता है, बिल्कुल तरल होता है, रुधिर तरल होता है। और ये क्या होता है, ये सभी आवश्यक पदार्थों को, जो रक्त होता है, सभी आवश्यक पदार्थों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मानव शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं तक रुधिर सभी आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है। जैसे कि आप ऑक्सीजन को ले लीजिए, मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है, कोशिकाओं में ही होता है ना, फेफड़ों में तो नहीं होता है। तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, सभी कोशिकाओं तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो श्वसन नहीं होगा, और हो सकता है कि वहां की कोशिकाएं डेड हो जाए। इसीलिए रुधिर का काम है सभी कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाना। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। भाई हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब ये रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। उसके बारे में बात करते हैं कि हाँ, ये थोड़ी सी एक लाइन है, मोस्ट थी, रह गई शायद थी, पहले नहीं बोल पाया। हाँ देखो, मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी 1628 में। तो मानव परिसंचरण तंत्र जो है उसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी 1628 में। अब उसके बाद में हम ब्लड की बात कर रहे थे, तो हमने देखा भाई रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये सभी पदार्थों को, जिसकी कोशिकाओं को आवश्यकता होती है, सभी पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम किसका होता है, रुधिर का होता है। उसके बाद हम देखेंगे रुधिर के घटक कौन कौन से। भाई ब्लड के भी घटक हैं अलग अलग। तो रुधिर कणिकाएं, अब रुधिर में क्या होता है, रुधिर कणिकाएं अलग होती है और प्लाज्मा अलग होता है। तो देखिए, ये जो प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं होती है, ये रुधिर कणिकाएं ब्लड में मात्र 45% भाग में रुधिर कणिकाएं होती है, मात्र 45% भाग। उसके बाद में 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये हल्का पीला पारदर्शी द्रव होता है। इसमें लिख देते हैं यहाँ पे हल्का से, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें। इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम, पहले इसको देखते हैं। तो रुधिर कणिका, अब रुधिर कणिकाओं में क्या होता है ना, रुधिर कणिकाएं अलग अलग प्रकार की हमारे शरीर में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा, भाई रुधिर के दो घटक है। पहला हो गया रुधिर कणिकाएं, दूसरा हो गया प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं शरीर में 45% पाई जाती है, मतलब 45, रक्त का 45% भाग, ऐसा ऐसा बोलेंगे अपन कि रक्त का 45% भाग कौन बनाती है, रुधिर कणिकाएं, जबकि रक्त का 55% भाग अकेला प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, 90% तो प्लाज्मा में जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो सबसे पहले रुधिर कणिकाओं पर, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सभी का अपना एक काम होता है, उनको प्रत्येक काम सौंपा गया कि भाई आपको यही करना है। ठीक है, जैसे आपके घर में होता है ना, भाई सब्जी लेके कौन आएगा, तो ठीक वैसे ही इनका एक अपना काम होता है। आपको बोला गया होगा घर पे कि आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमारे ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, इन सब का अपना एक काम होता है, ये उसी काम को करती है। देखिए क्या क्या करती है, देखो आरबीसी। अब आरबीसी को हम लिखना चाहें तो कि लाल रक्त कणिका, यहाँ पे लिख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अब इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है ऑक्सीजन के परिवहन का। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन के परिवहन का। इनका जो जीवन काल होता है, अर्थात 120 दिन में ये मर जाती है। और इनका जो कब्रिस्तान होता है, इन आरबीसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।
प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन, अब ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करती है? ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी कैसे करेगी भाई? तो ये जो होता है ना, ये हीमोग्लोबिन, कहाँ गया? ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन किसके साथ होता है? ये आरबीसी में ही होता है। तो ये हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन को लेकर क्या करता है? हमारी सभी कोशिकाओं में जाता है। इसका क्या काम है? जो रक्त का रक्त का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये आरबीसी के साथ ही पाया जाता है, और ये क्या करता है? सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेकर जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका क्या काम है? रक्त का रंग लाल रखना, ऑक्सीजन का परिवहन, ये इनका काम हो गया। आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। अब देखो, डब्ल्यूबीसी का काम बहुत खतरनाक होता है। जो हमारे, जैसे हमारे देश की एक आर्मी होती है ना, जो हमारे देश की सुरक्षा करती है चारों तरफ से, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की नेवी, एयरफोर्स और थल सेना कौन है? ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी कैसे? भाई शरीर को प्रतिरक्षा देना, अर्थात बाहर से, बाह्य और आंतरिक जितनी भी रोगाणु बाहर से आएंगे, अंदर उत्पन्न होंगे, सबसे लड़ने का काम कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी। अर्थात डब्ल्यूबीसी एक लड़ाकू है। क्या है? लड़ाकू इंसान है। डब्ल्यूबीसी बहुत खतरनाक है, लड़ाकू इंसान है। शरीर को प्रतिरक्षा देती है, अर्थात बाहर से आने वाले प्रत्येक रोग से ये लड़ने, हमारे शरीर को प्रत्येक रोग से बचाने का काम कौन करती है? आरबीसी, सॉरी, डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? सभी रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है, और जो भी जीवाणु रोगाणु बाहर से आएगा, उसको उससे लड़ेगी जब तक इसमें दम होगी, उसको हो सकता है जहां तक तो भगा देगी। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है? बहुत सी बार नहीं लड़ पाती, तो हो जाती है तबीयत खराब। अब देखो, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, अगर किसी में एड्स हो जाता है, एड्स, आपने सुना होगा एड्स कैसे होता है। एड्स अगर किसी में हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है उस इंसान में। तो ठीक है, ये हो गया शरीर को प्रतिरक्षा देना, ये किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का काम। ठीक है, उसके बाद में आगे आती है प्लेटलेट्स। थर्ड नंबर पर प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स होती है थर्ड नंबर। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है? रुधिर का स्कंदन, अर्थात थक्का बनना। थक्का, रुधिर का थक्का बनना, ये किसका काम है? ये है रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का किसके कारण बनता है? प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण बनता है? प्लेटलेट्स के कारण। रुधिर का थक्का बन गया प्लेटलेट्स के कारण। अब देखो, थक्का कैसे बनता है? जैसे हमें कभी चोट लग गई, ठीक है, हमें कभी चोट लग जाती है, हमें कभी चोट लग जाती है, तो क्या होता है? वहां पे से वो आ जाता है ना, बिल्कुल जैसे रक्त मर गया हो वैसे चिपक जाता है। तो क्या होता है? वो रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, अब आपने एक रोग सुना होगा, डेंगू। मादा एडीज मच्छर के काटने से जो होता है वो होता है डेंगू। डेंगू में क्या होता है? शरीर की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। अब देखो, प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स एक क्षमता से अगर डाउन हो जाती है, एक निश्चित, उससे अगर नीचे गिर जाती है तो भी घातक है। 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए शरीर में हमेशा हमेशा। इनका जीवन काल ज्यादा नहीं होता, 10 से 13 दिन का होता है, ज्यादा नहीं होता है इनका जीवन। अब ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। कौन? प्लेटलेट्स। अब देखिए, डेंगू में क्या होता है? डेंगू में ये कम हो जाती है। अब अगर ये बिल्कुल कम हो जाए, अगर ये बोला जाता है प्लेटलेट्स के बारे में कि अगर इनकी संख्या मात्र 10,000 अगर शरीर में रह जाए, मात्र 10,000, तो ये क्या करेगी? हमारे जो रंध्र होते हैं जहां से हमें पसीना आता है, वहां से ब्लड बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या था? थक्का जमाने का, और ब्लड को एक तरल, निश्चित तरल के रूप में रखने का। वरना अगर ये हद से ज्यादा पतला होगा तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी कमी से क्या होगा? पतला ही होगा ब्लड। ये बहुत ज्यादा कम हो गया तो ब्लड पतला हो जाएगा, पतला होगा तो नींद से भी बाहर आ सकता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए ब्लड इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा? ये वहीं जम जाएगा वाहिनियों में।
इन वाहिनियों में ही जम जाएगा ब्लड, और क्या होगा, राम नाम सत्य है, फिर ऐसे पैसे फेंकते हुए जाएंगे अपन लोगों के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इनको बराबर से देख लेना चाहिए। इनके ये देखो, अब जो आरबीसी होती है ना, ये गोलाकार होती है, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है इन कणिकाओं में, ठीक है। तो आप इसको लिखिए। तो हम बात कर चुके थे रुधिर की, उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा शरीर का 55% रुधिर का 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और अन्य पदार्थ 10% पाए जाते हैं, ठीक है। अब उन अन्य पदार्थों में ये जो 10% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें कुछ पदार्थ कार्बनिक होते हैं, कुछ पदार्थ अकार्बनिक होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ देख लीजिए आप कौन कौन से, जैसे कि पचा हुआ भोजन। पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है ना, क्षुद्रांत रसांकुर के द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। वो खुद तो चल के जाएगा नहीं, वो किसके द्वारा जाता है, वो ब्लड के द्वारा रक्त ही लेके जाता है। तो रक्त के साथ कौन होता है, यही होता है। देखिए क्या होता है कि प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, हल्का चिपचिपा रंग का पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का पारदर्शी पदार्थ होता है, जो ब्लड के लिए माध्यम बनाता है। क्या करता है, रक्त के लिए माध्यम बनाना। जैसे माध्यम कैसे बनाना, जैसे मान लीजिए कभी पीएम का काफिला कहीं से निकलता है, तो उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है पहले से, रूट अलग अलग बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी देखी जाती है, पुलिस, एसबी, एनएसजी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो माध्यम का कार्य करता है, हमारे रक्त में जब ब्लड चलता है, मतलब हमारा रक्त जब कोशिकाओं में चलता है, तो उसके लिए माध्यम का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में 10% भाग अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, 90% भाग जल का होता है। अब कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, जगह पचे हुए भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अमीनो अम्ल हो गया आपका, अमीनो एसिड जो अपने पाचन में बनता है, ग्लूकोज पाचन में, पाचन से आया, विटामिन जो हमें खाने से मिले, वसी अम्ल भी वहीं से आया। उसके बाद में बात आती है प्रोटीन्स की। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन, ये देखिए, ये फाइब्रिनोजन जिस प्रकार से प्लेटलेट्स थक्का बनाती है, ठीक वैसे ही ये फाइब्रिनोजन भी थक्का बनाने का काम करता है। अभी ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन ये ये ग्लोबुलिन जो है, ये ये ग्लोबुलिन परासरण का कार्य करता है। हमारे शरीर में परासरण का कार्य कौन करता है, ग्लोबुलिन। किस प्रकार करता है, जैसे मान लो कोशिकाओं को नमक की आवश्यकता है, लेकिन कितनी नमक की आवश्यकता है, ये उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। एल्बुमिन ये भी एक प्रोटीन है। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये सब क्या है, हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर में बनते रहते हैं। उसके बाद में देखिए, अब हम बात करेंगे भाई, प्लाज्मा की बात कर ली, रुधिर की बात कर ली, तो अब बात होगी कि भाई रुधिर के कार्य क्या क्या है, रुधिर किस प्रकार से और कौन कौन से कार्य करता है। तो ठीक है, देखते हैं। तो रुधिर के कार्य, सबसे पहला है मुख्य कार्य जो रुधिर का है, वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। अब देखो, ऑक्सीजन का परिवहन, जब शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, सभी कोशिकाओं तक, तो ब्लड किसको लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। लेकिन जब वहां ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, उसको कौन वापस लेके आएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को। भैया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकली, कोशिकाओं में, उन कोशिकाओं से इसको वापस कौन लेकर आएगा, ब्लड लेकर आएगा। हार्मोन जो होते हैं, उसके बाद अपशिष्टों का परिवहन, ये सब का परिवहन, ये उसका रुधिर का मुख्य कार्य है। उसके बाद में रोगों से बचाव, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों से लड़ते हैं कौन, हमारे डब्ल्यूबीसी। तो ये भी रक्त में ही पाई जाती है, तो ये रोगों से बचाव हो गया। शरीर की साफ सफाई करना, डब्ल्यूबीसी सबको खा जाती है, इनको डब्ल्यूबीसी जो होती है सबको खा जाती है, ठीक है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते, देखिए हमारे शरीर में लगातार निरंतर मृत कोशिकाएं मृत होती रहती है। अब जैसे मान लिया कोशिकाएं मरती रहती है, तो उनको सही ठिकाने पे लगाना भी जरूरी है ना, और डब्ल्यूबीसी करती है उस कार्य को भी। उसके बाद में शारीरिक ताप का नियंत्रण, हमारे शरीर में लगातार रक्त चलता रहता है। अब आपने देखा होगा जब आपके बुखार आ जाती है, तो डॉक्टर यहाँ पे ऐसे करके आती है, देखता है स्पंदन ऐसे करके कितना टाइम चल रहा है। तो वो क्या होता है, जब ब्लड स्पीड बढ़ा देता है, तो क्या होता है, आपका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। और स्पीड कब बढ़ाएगा, जब कोई
परेशानी होगी, कोई कारक उसको इफेक्ट कर रहा होगा, तब वो क्या करेगा, तब वो फिर तेज काम करेगा, जल्दी चलेगा। उसके बाद में रक्त का थक्का जमा। अब ये थक्का अभी अपन ने बात की थी, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है प्लाज्मा का, वो प्लाज्मा का प्रोटीन भी क्या करता है, थक्का बनाता है रक्त का। उसके बाद में थक्का जमाना, तो इसका काम किसने किया, प्लेटलेट्स ने। तो ये हो गए रुधिर के कार्य। अब ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ जगह कम थी, मैंने इधर लिखा हुआ है, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और रक्त के लिए माध्यम का कार्य, माध्यम बनाता है रक्त के लिए, इसमें रक्त कार्य करता है। आप इसको लिख सकते हैं। तो अब परिसंचरण तंत्र के दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे मानव हृदय। मानव हृदय एक पेशीय संरचना होती है, अर्थात पेशियों का बना होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती। इसलिए कल से बोलना बंद कर देना कि दिल टूट गया, दिल टूटता नहीं है, दिल फट सकता है, टूटेगा कभी नहीं। तो देखिए, मानव हृदय एक शंक्वाकार अंग है, अर्थात एक शंकु के समान होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। वो जो आप ऐसे बनाते हो ना ऐसे, वो पता नहीं क्या होता है, ऐसा दिल नहीं होता है, दिल ऐसा होता है इंसान का हृदय जिसको बोलते हैं। तो देखिए हृदय में 4 भाग होते हैं, ठीक है, हृदय के 4 भाग होते हैं। आलिंद, ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 नीले। इनकी बाद में बात करेंगे, उसके पहले बात करते हैं, ये एक पेशी अंग है जो रुधिर वाहिनिकाओं के माध्यम से रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना और वापस लेकर आना हृदय तक, ये किसका काम होता है, हृदय का काम होता है, ठीक है। उसके बाद में जो एक वयस्क मनुष्य होता है, जो वयस्क मनुष्य के हृदय हृदय जो होता है 22 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। उसके बाद में जो भाग होता है, मतलब सॉरी, इसका जो भार होता है, अर्थात जो इसका जो वजन होता है, इसका वजन होता है 300 ग्राम। मानव हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है, ठीक है। वक्ष गुहा में स्थित होता है। भाई हमारे शरीर के 2 भाग होते हैं, वक्ष गुहा और उदर गुहा। तो ये वक्ष गुहा में स्थित होता है। जैसे ये वक्ष गुहा यहाँ से ऊपर का होता है, उदर गुहा नीचे का होता है, तो हृदय कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब बात करते हैं इसके मुख्य भाग कौन कौन से, महाधमनी, महाशिराएं, आलिंद, नीले। वैसे तो सभी मुख्य भाग है, फुफ्फुस, शिराएं, फुफ्फुस, धमनियां, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन चारों के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों की बात करेंगे, सिर्फ महाधमनी और महाशिराएं। जो महाधमनियां होती है, अर्थात हम एक सीधी सी बात करते हैं कि धमनियां शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाती है, और जो शिराएं होती है वो अशुद्ध अशुद्ध जो रक्त होता है हमारे शरीर का, उसको लेकर हमारे हार्ट तक अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। अब देखो अशुद्ध रक्त को लाती कैसे, आपको ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है, नोटिस कीजिए, इसका कारण है बहुत बड़ा, इसीलिए टेढ़ा दिख रहा है। क्या होता है ना, इसका जो भाग है, बायां नीले की जो दीवार होती है, ये मोटी होती है, जबकि ये जो दीवार होती है ये पतली होती है। इसका एक कारण है, क्योंकि जो दायां नीले की जो दीवार होती है, उसको सिर्फ उसको सिर्फ ब्लड को सिर्फ फेफड़ों तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है, फेफड़ों तक पहुंचाना है, फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से। कहाँ तक पहुंचाना है, फेफड़ों तक पहुंचाना है। अब देखो, ये जो महाशिरा होती है, शिराओं का क्या कार्य है, महाशिरा महाशिरा का कार्य है अशुद्ध रक्त जितना भी शरीर से है, पूरे अशुद्ध रक्त को लेकर और कहाँ डाल देती है वो, इस दायां आलिंद में डाल दिया उसने, पूरा रक्त कहाँ डाल दिया, दायां आलिंद में डाल दिया। दायां आलिंद में डालने के बाद में ये कि वोल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वोल्व, ये ट्राइकस्पिड वोल्व होता है। ट्राइकस्पिड वोल्व से ब्लड को नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा क्या चलता रहता है, संकुचन संकुचन शीतलन, संकुचन शीतलन, एक संकुचन और एक शीतलन मिला के हमारी धड़कन बनाता है। एक संकुचन हुआ फिर एक शीतलन होगा, इससे क्या बढ़ता है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ती है। अब क्या होता है, जैसे ही महाशिरा से ब्लड आया, महाशिरा से ब्लड कहाँ आया, दायां आलिंद में ब्लड आया, दायां आलिंद में ब्लड आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, सीधा दायां नीले में। ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इस वॉल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, जैसे ही शीतलन होता है तो ब्लड को अंदर ले लेता है, लेकिन जैसे ये संकुचित होगा, ये संकुचित जैसे ही होगा
ये संकुचित होगा तो ये इस अशुद्ध रक्त को ये कहाँ भेजेगा, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा। ये फुफ्फुस धमनियां यहाँ से तो ये फुफ्फुस धमनियों के द्वारा कहाँ से भेजेगा इसको, ये फुफ्फुस जैसे ही ये संकुचित होगा, संकुचित होते ही और प्लमोनरी वाल के द्वारा अर्थात फुफ्फुस धमनियों से ब्लड कहाँ चलाएगा, हमारे फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास क्या लेने गया, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, फेफड़ों से। इसलिए जैसे ही दायां आलिंद में ब्लड आया, कौन सा, महाशिरा, महाशिरा कौन सा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त हमारे दायां आलिंद में भेजा महाशिरा के द्वारा, महाशिरा ने दायां नीले में भेज दिया, सॉरी दायां आलिंद ने दायां नीले में भेजा, दायां नीले ने प्लमोनरी वाल्व के द्वारा फुफ्फुस धमनियों से होता हुआ ब्लड कहाँ पहुंच गया, सिर्फ कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों तक। अब देखिए ये जो दीवार होती है इसकी इस साइड वाली, ये टेढ़ा दिखता है, ये टेढ़ा इसी की वजह से होता है क्योंकि ये जो दीवार होती है कैसी होती है, पतली होती है। क्यों पतली होती है, क्योंकि इसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, अर्थात इसको ज्यादा बल नहीं करना, इसको फोर्स नहीं लगाना ज्यादा, इसको सिर्फ फेफड़ों तक ब्लड पहुंचाना है ताकि वहां से शुद्ध रक्त आ जाए। अब वहां से शुद्ध रक्त कहाँ किससे आएगा, अब देख लीजिए ये जो होल होगा देखो उल्टा है, ये होल कैसा है, हाँ ऐसे है, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे लगे हुए हैं ये वाल्व, कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड बोल बोलते हैं इसको, तो ये ऐसे लगा हुआ है। अब जैसे ही इसको ये संकुचित होगा तो क्या होगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा, जैसे ही संकुचित होगा बंद हो जाएगा। ये जैसे ही संकुचित होगा तो पूरा ब्लड यहाँ से किसमें भेज दिया जाएगा, फुफ्फुस शिराओं में, यहाँ से, और ये कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों के पास में चला जाएगा और वहां से ऑक्सीजन लेके ब्लड वापस आएगा। अब ब्लड ऑक्सीजन लेके कहाँ से वापस आएगा, यहाँ फुफ्फुस शिराओं से, यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ आएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद में रक्त, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां नीले में आएगा। अब बायां नीले में जो वोल्व लगा होता है यहाँ पे, इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, इस वोल्व को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वोल्व। बाइकस्पिड वोल्व में क्या होता है ये नीचे आया, ब्लड नीचे आएगा, अब ये भी ब्लड को बाहर नहीं जाने देगा। अब क्या होगा, अब इसकी दीवार जो होती है ना, ये दीवार इसकी मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो दायां नीले है उसको सिर्फ ब्लड को कहाँ भेजना है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा प्लमोनरी वाल्व पे फोर्स लगा के और फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ भेजनी है, सिर्फ फेफड़ों तक रक्त भेजना है। और देखिए यहाँ भी एक वोल्व होता है, ये वोल्व होता है ना, यहाँ भी एक वोल्व होता है। तो क्या होता है, जिससे ये हुआ तो इसमें जो ब्लड जाएगा ये वोल्व वापस संकुचित, ऐसे शीतलन होने के बाद में वापस नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच गया, प्लमोनरी वाल्व वापस बंद हो जाता है शीतलन के बाद, जैसे संकुचित होगा फिर खुल जाएगा, फिर ब्लड जाएगा, इसमें ये चलता रहता है, संकुचन शीतलन, तो ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ पहुंच गया, यहाँ से शीतलन संकुचन प्लमोनरी वाल्व खुला और फुफ्फुस धमनियों के द्वारा ब्लड पहुंच गया फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों में ब्लड पहुंचने के बाद में उसमें वहां पे क्या मिलाएगा, ऑक्सीजन मिलाएगी, रक्त कैसा हो गया, बिल्कुल शुद्ध रक्त हो गया। अब शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, मात्र एक यही एक ऐसा शिरा होता है फुफ्फुस शिरा जो क्या करता है, शुद्ध रक्त को लेके आता है, ठीक है। तो ये किसमें लाया, बायां आलिंद में इसने ब्लड लाकर डाल दिया। अब जैसे ये बायां आलिंद में ब्लड डालेगा बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, बायां नीले में ब्लड आ जाएगा। अब जैसे ही बायां नीले में ब्लड आएगा तो ये महाधमनी होता हुआ ब्लड कहाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर वही संकुचन होगा, संकुचन होगा तो वापस एरोटिक वॉल्व जो होगा अर्थात महाधमनी का जो वॉल्व होगा, महाधमनी के द्वारा, अब इसकी दीवार इसीलिए मोटी होती है क्योंकि इसको फोर्स ज्यादा लगाना है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए इसकी दीवार मोटी होती है ताकि फोर्स लगाने में प्रॉब्लम ना है। और जैसे ये फोर्स लगाएगा एरोटिक वाल्व खुलेगा, जैसे ये एरोटिक वाल्व कैसा होता है, एरोटिक वाल्व ऐसा, अब इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे ऐसे चिपक जाएगा, फोर्स कम हो वापस बंद हो जाएगा, तो जो शुद्ध रक्त अंदर गया है वापस कैसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो वहीं रह जाएगा, तो शुद्ध रक्त को नीचे नहीं आने देगा। तो ये जैसे ही संकुचित होगा स्पीड से तो क्या होगा, महाधमनी के द्वारा ब्लड पूरे शरीर में पहुंच जाएगा और वापस ये सिराएं ब्लड लेके वापस आएगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा नीचे आएगा ब्लड, वापस प्लमोनरी वाल्व के द्वारा फुफ्फुस धमनियों में जाएगा, फुफ्फुस धमनी है इसको कहाँ लेके जाएगी, इसको लेके जाएगी कहाँ, फेफड़ों में, फेफड़ों में लेके जाएगी, फेफड़ों में लेके जाने के बाद वापस लेके आएगी फुफ्फुस सिराएं, फुफ्फुस सिराएं कहाँ डालेगी, बायां आलिंद में, बायां आलिंद में कैसा रक्त आया,
फुफ्फुस सिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त आया। शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? नीचे बाइकस्पिड वोल्व के द्वारा बायां नीले में जाएगा, बायां नीले से एरोटिक वोल्व के द्वारा महाधमनी में वापस शुद्ध रक्त भेज दिया जाता है। ठीक है, मानव की जो स्पंदन दर होती है वो 72 टाइम होती है, 1 मिनट में 72 टाइम व्यस्क मनुष्य की। ठीक है, और एक मानव में रक्त जो होता है, एक मानव में रक्त क्या होता है? 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर रक्त। एक व्यस्क मानव में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महाधमनी और शिराओं का काम होता है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। आप इसको एक बार देख लीजिए।